हम्म राम्स एकेडमिक हब यूट्यूब चैनल पर आज के इस नए डीप डाइव में सभी का स्वागत है। जी बिल्कुल, आज का विषय बहुत ही खास होने वाला है। हाँ, और आज का हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। हमारे पास कुछ बेहतरीन रिसर्च नोट्स हैं और उन नोट्स के आधार पर खासकर छात्रों के लिए आज हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सही कहा। परीक्षा के नजरिया से जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उनका आज हम ऐसा डिकोड करेंगे कि रिवीजन बिल्कुल आसान हो जाएगा। और आज का जो हमारा मुख्य विषय है ना, वो है सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग। अक्सर लोगों को लगता है कि सत्ता बांटने से देश कमजोर हो जाता बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। है ना? लेकिन आज हम ये साबित करेंगे कि सत्ता की साझेदारी देश को कमजोर नहीं करती, बल्कि ये एक मजबूत और स्थिर देश बनाने का अल्टीमेट टूलकिट है। एकदम सही। और इन जटिल राजनीतिक सिद्धांतों को हम इतने आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे कि कोई भी बोर नहीं होगा। तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना एक बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण से शुरू करते हैं। मतलब इसे एक पिज्जा एनालॉजी से समझते हैं। अरे वाह, पिज्जा का उदाहरण तो हमेशा काम करता है ना? तो सोचिए कि दोस्तों के बीच एक बड़ा सा पिज्जा आया है और उस ग्रुप में जो सबसे ताकतवर दोस्त है वो अकेला ही सारा पिज्जा खा जाए तो क्या होगा? दंगा होना तो तय है। बाकी दोस्त भूखे रहेंगे और बहुत नाराज होंगे। बिल्कुल। और सत्ता की प्रकृति भी ना एकदम इसी पिज्जा की तरह है। अगर कोई एक समूह, चाहे वो राजा हो या कोई बहुसंख्यक समुदाय, वो सारी सत्ता अकेले खा ले तो बाकी लोग हाशिए पर चले जाएंगे। और इसी वजह से समाज टूटता है। सत्ता का सही तरीके से बंटवारा करना ही किसी भी देश की स्थिरता का अल्टीमेट हैक है। लेकिन एक बात बताइए, पिज्जा को दोस्तों के बीच बांटना तो आसान है, पर क्या वास्तविक देशों की राजनीति सच में इतनी ही सरल है? बिल्कुल नहीं, जमीन पर ये बहुत ही जटिल होता है। इतिहास गवाह है कि बिना हिस्सेदारी के बड़े-बड़े साम्राज्य कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। ये तो है। तो छात्रों के रिवीजन के लिए यहाँ एक क्विक रिव्यू सवाल बनता है। सत्ता की साझेदारी को देश को कमजोर करने वाला क्यों नहीं माना जाना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है। और इसका जवाब यही है कि ये टकराव को रोकता है और स्थिरता लाता है। एकदम सही। अब इस पिज्जा एनालॉजी से आगे बढ़ते हैं और इसे असली दुनिया की दो जटिल पहेलियों पर लागू करते हैं। मतलब हम असली केस स्टडीज की बात कर रहे हैं। हाँ, बेल्जियम और श्रीलंका का जनसांख्यिकीय जाल। दोनों देशों के सामने सत्ता को लेकर भयंकर खींचतान थी। तो पहले बेल्जियम के प्लेयर स्टैट्स देखते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक बहुत छोटा सा देश है। इसकी आबादी केवल 1 करोड़ है, मतलब हरियाणा की आबादी की भी आधी। बहुत ही छोटा देश है। डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और बाकी 1% जर्मन बोलते हैं। लेकिन असली कहानी तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में शुरू होती है। वहाँ का आंकड़ा एकदम उल्टा है। हाँ, ये बात मुझे बहुत हैरान करती है। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और सिर्फ 20% डच बोलते हैं। बिल्कुल, मतलब जो लोग पूरे देश में बहुसंख्यक हैं, वो राजधानी में अल्पसंख्यक बन जाते हैं। ये तो बहुत अजीब स्थिति है। ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार नीतियां कैसे बना सकती है? मतलब किसी ना किसी को तो नाराजगी होगी ही। यही तो चुनौती है। और अब जरा श्रीलंका के प्लेयर स्टैट्स देखिए। वहाँ की आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी लगभग हरियाणा के बराबर। अच्छा, वहां का बंटवारा कैसा है? वहाँ 74% आबादी सिंहली समुदाय की है, जो बौद्ध धर्म मानते हैं, और 18% तमिल हैं। और तमिलों में भी तो 2 अलग-अलग समूह है ना? श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं और 5% भारतीय मूल के तमिल हैं। इसके अलावा 7% ईसाई हैं। तो दोनों देशों के सामने एक जैसी ही चुनौती थी, अपनी इस भारी विविधता को संभालना। सही कहा, लेकिन दोनों ने रास्ते बिल्कुल अलग-अलग चुने। तो यहाँ एक और क्विक रिव्यू सवाल ले लेते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की जातीय बनावट पूरे देश की जातीय बनावट से किस प्रकार भिन्न थी? और इसका सीधा सा उत्तर यही है कि देश में डच बहुमत में थे, लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच लोग बहुमत में थे। बिल्कुल। अब ये देखते हैं कि जब कोई देश सत्ता साझा करने से इनकार कर देता है तो क्या होता है। श्रीलंका ने यही गलती की थी ना? हाँ, श्रीलंका सीधे तबाही के रास्ते पर निकल पड़ा था। उन्होंने बहुसंख्यकवाद के जाल को चुन लिया। बहुसंख्यकवाद यानी मेजॉरिटेरियनिज्म। ये एक ऐसी गलत धारणा है कि जो समुदाय संख्या में बड़ा है वो मन चाहे ढंग से राज कर सकता है। एकदम सही। और 1956 में उन्होंने एक बहुत बड़ा कानून पास किया, जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ।
उस कानून में ऐसा क्या था? उस कानून के तहत सिर्फ सिंघली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। तमिल भाषा को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। अरे बाप रे, मतलब एक झटके में इतने सारे लोगों की भाषा की अहमियत ही खत्म कर दी। सिर्फ भाषा ही नहीं, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में भी सिंघली लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी और नए संविधान में केवल बौद्ध मत को संरक्षण दिया गया। तो क्या श्रीलंका के नेताओं को सच में लगा था कि ये एक तरफा नीतियां हमेशा काम करेंगी? मतलब ये तो अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक शांति का सौदा करने जैसा था। बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति थी और इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। तमिल समुदाय में बहुत गहरा बेगानापन आ गया। एलियनेशन। उन्हें लगा कि ये देश उनका है ही नहीं। हाँ, और इसी हताशा में उन्होंने क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग शुरू कर दी, जो 1980 के दशक तक आते आते एक स्वतंत्र तमिल ईलम या अलग देश की मांग में बदल गई। और फिर वो भयानक गृह युद्ध शुरू हुआ, सिविल वॉर। जी, जिसमें हजारों लोग मारे गए और 2009 तक श्रीलंका का पूरा विकास एकदम चौपट हो गया। तो बहुसंख्यकवाद अंततः सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, बल्कि खुद बहुसंख्यकों के लिए भी कितना घातक साबित होता है। बिल्कुल, किसी का फायदा नहीं हुआ इसमें। तो यहाँ परीक्षा के लिए एक क्विक रिव्यू सवाल। 1956 के श्रीलंकाई कानून ने तमिल समुदाय के भीतर बेगानेपन की भावना को कैसे जन्म दिया? इसका जवाब है कि उनकी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं मिला और शिक्षा तथा नौकरियों में उनके साथ भेदभाव हुआ। एकदम क्लियर है। अब इस तबाही से बाहर निकलते हैं और द बेल्जियम टूलकिट की बात करते हैं। बेल्जियम ने क्या अलग किया? बेल्जियम ने विविधता का सम्मान किया। उन्होंने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में 4 बहुत बड़े संशोधन किए। अच्छा, ताकि कोई भी नागरिक खुद को बेगाना महसूस ना करे। वो 4 मुख्य रूल्स क्या थे? पहला रूल ये था कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या एकदम समान होगी। मतलब कोई भी एक भाषाई समूह अपने दम पर एक तरफा फैसले नहीं ले सकता। बहुत बढ़िया। दूसरा रूल था कि राज्य सरकारें पूरी तरह स्वायत्त होंगी, वो केंद्र सरकार के अधीन काम नहीं करेंगी। तो विकेंद्रीकरण कर दिया, शक्तियों को नीचे बांट दिया। और ब्रसेल्स का क्या किया, जहां आंकड़े उल्टे थे? ब्रसेल्स के लिए उन्होंने एक अलग सरकार बनाई और मजेदार बात यह है कि उसमें भी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व रखा गया। ये तो एक तरह का समझौता था, क्योंकि डच लोगों ने केंद्र में बराबरी मानी तो फ्रेंच लोगों ने ब्रसेल्स में बराबरी मान ली। एकदम सही पकड़ा। और चौथा रूल सबसे अनोखा था। उन्होंने एक सामुदायिक सरकार बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये क्या होती है? इसका चुनाव भाषा के आधार पर होता है। मतलब डच बोलने वाले अपनी सरकार चुनेंगे, फ्रेंच वाले अपनी, और ये सरकार सिर्फ संस्कृति, शिक्षा और भाषा से जुड़े फैसले लेती है। लेकिन एक बात बताइए, ये बेल्जियम मॉडल सुनने में बहुत ही जटिल और धीमा नहीं लगता? मतलब एक छोटे से देश में 4-4 सरकारें। ये जटिल तो है। क्या इस तरह का पेचीदा सिस्टम वास्तव में काम कर सकता है? इसमें तो फैसले लेने में बहुत वक्त लगता होगा। आपकी बात सही है, फैसले धीमे हो सकते हैं, लेकिन समझौते की कीमत ना हमेशा युद्ध की कीमत से कम होती है। क्या बात है, बहुत ही गहरी बात कही आपने। ये स्थानीय सरकारी केस स्टडी का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे विकेंद्रीकरण देश में शांति लाता है। और इसका अंतिम नतीजा देखिए, पूरे देश में शांति, एकता और विकास हुआ। और शायद इसीलिए जब यूरोपीय संघ बना तो उन्होंने ब्रुसेल्स को ही अपना मुख्यालय चुना। बिल्कुल। तो यहाँ हमारा क्विक रिव्यू सवाल बनता है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता है और इसके क्या अधिकार हैं? इसका जवाब है कि इसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं और इसके पास संस्कृति, शिक्षा और भाषा से जुड़े अधिकार होते हैं। एकदम सही। अब हमने केस स्टडीज तो देख लें, अब राजनीति विज्ञान के थोड़े सिद्धांतिक पहलू पर आते हैं। मतलब कि सत्ता की साझेदारी आखिर क्यों जरूरी है? इसके पीछे के तर्क क्या हैं? हाँ, इसके 2 मुख्य तर्क दिए जाते हैं। एक है युक्तिपरक तर्क और दूसरा है नैतिक तर्क। इसे हम दिमाग और दिल का तर्क भी कह सकते हैं। अच्छा, तो युक्तिपरक तर्क क्या है? युक्तिपरक या प्रूडेंशियल तर्क पूरी तरह से हानि लाभ का हिसाब है। ये कहता है कि सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सामाजिक समूहों के बीच टकराव और हिंसा को कम करती है। मतलब इससे देश में राजनीति अस्थिरता नहीं आती। बिल्कुल। और दूसरा है नैतिक या मॉरल तर्क। ये लोकतंत्र की अंतरात्मा की आवाज है। अंतरात्मा की आवाज
मतलब ये कि एक वैध और सच्ची सरकार वही है जिसमें हर नागरिक अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़ता है। ये लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। इसे छात्रों के लिए थोड़ा आसान बनाते हैं, एक एनालॉजी से समझते हैं। हाँ, बताइए। युक्तिपरक तर्क का मतलब है जैसे टू व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट पहनना, हाँ, ताकि एक्सीडेंट में सिर ना फूटे। ये एक व्यवहारिक बचाव है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और नैतिक तर्क का मतलब है ट्रैफिक नियमों का पालन करना, सिर्फ चालान के डर से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सही और जिम्मेदाराना काम है। एकदम सही। और परीक्षा में इन दोनों तर्कों के बीच का अंतर अक्सर पूछा जाता है। छात्रों को दोनों तर्कों को उनके मूल उद्देश्यों के साथ याद रखना चाहिए। तो यहाँ का क्विक रिव्यू सवाल, सत्ता की साझेदारी के युक्तिपरक तर्क और नैतिक तर्क के बीच मुख्य अंतर क्या है? और जवाब है कि युक्तिपरक तर्क बेहतर नतीजों और शांति पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे को लोकतंत्र का अंतर्निहित मूल्य मानता है। बहुत बढ़िया। अब ऐतिहासिक सिद्धांतों को समझने के बाद आइए देखते हैं कि आधुनिक समय में सरकारी नीतियां इसे कैसे लागू करती हैं। मतलब सत्ता के वितरण के 4 मुख्य तरीके। तो पहला तरीका क्या है? पहला है क्षैतिज वितरण, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सत्ता विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांटी जाती है। मतलब ये तीनों एक ही स्तर पर रहकर काम करते हैं, कोई किसी से ऊपर या नीचे नहीं होता। बिल्कुल, और यहीं से नियंत्रण और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था बनती है। हर अंग एक दूसरे पर नजर रखता है। समझ गया। और दूसरा तरीका? दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण, वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसमें सत्ता केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर के बीच बांटी जाती है, ऊपर से नीचे की ओर। जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकारें हैं और फिर नगरपालिका और पंचायतें हैं। एकदम सही। और तीसरा तरीका है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। इसमें क्या होता है? इसमें भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे महिलाओं या कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र बनाए जाते हैं। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ताकि जो लोग पीछे रह गए हैं उन्हें भी शासन में जगह मिल सके। हाँ, और चौथा तरीका है दबाव समूह और राजनीतिक पार्टियों के बीच सत्ता की साझेदारी। मतलब प्रेशर ग्रुप्स, जैसे कोई व्यापारी संगठन हो गया या किसान और मजदूर संगठन हो गए। बिल्कुल, ये लोग सीधे सरकार में नहीं होते, लेकिन हड़ताल या प्रदर्शन करके सरकार की नीतियों पर दबाव बनाते हैं और इस तरह सत्ता में भागीदार बनते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र एक ऐसा गेम है जहां कोई भी एक प्लेयर कभी ओवरपावर्ड नहीं हो सकता? बिल्कुल, क्योंकि गेम के नियम यानी हमारा संविधान ही ऐसा नहीं होने देता। आपने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समराइज किया है। ये चारों मूव्स आज की शासन व्यवस्था को स्थिर रखते हैं। तो यहाँ हमारा आखिरी क्विक रिव्यू सवाल, नियंत्रण और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था किस प्रकार के सत्ता वितरण का हिस्सा है? और इसका जवाब है क्षैतिज वितरण, जहां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। बहुत खूब। तो आज के इस पूरे डीप डाइव का निचोड़ यही है कि सत्ता की साझेदारी किसी को कमजोर नहीं करती, बल्कि ये सबको मजबूत बनाती है। बिल्कुल, बहुसंख्यकवाद विनाश लाता है जैसे श्रीलंका में हुआ, और विविधता का सम्मान शांति लाता है जैसे बेल्जियम में हुआ। एकदम सही। और अब जाने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक नया और थोड़ा उत्तेजक विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल, बताइए। हमने देखा कि कैसे ऐतिहासिक रूप से सत्ता के केंद्रीकरण ने देशों को नष्ट किया और विकेंद्रीकरण ने उन्हें बचाया। तो अब जरा सोचिए, क्या यही पुरानी लेगेसी व्यवस्थाएं और सत्ता के बंटवारे के सिद्धांत आज के मॉडर्न डिजिटल पॉलिसी और डेटा प्राइवेसी डिबेट्स पर भी लागू नहीं होते? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या भविष्य में चंद टेक कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए हमें डेटा और डिजिटल सत्ता की साझेदारी के लिए भी एक नए बेल्जियम मॉडल की आवश्यकता होगी? बाप रे, ये तो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। डेटा का बहुसंख्यकवाद भी तो खतरनाक हो सकता है। छात्रों को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये भविष्य की लोक प्रशासन नीतियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है। तो इसी शानदार विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, और हमें उम्मीद है कि परीक्षा की तैयारी के लिए ये रिवीजन सेशन छात्रों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। और आखिर में सभी सुनने वालों को याद दिला दें कि ये सारा बेहतरीन कंटेंट राम्स एकेडमिक हब द्वारा तैयार किया गया है। बिल्कुल, इसलिए अपनी पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाने के लिए राम्स एकेडमिक हब यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
अगले डीप डाइव में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।